हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरे प्यारे साथियों, अभी आपको जो तीसरे यूनिट को मैं पढ़ाने जा रहा हूं, इसके पहले 2 यूनिट हमने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है और अलग अलग वीडियो के माध्यम से भी अलग अलग वीडियो अलग अलग यूनिट की कवर करवाई है। HUQP 21 की पूरी अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। उसमें बेनिफिट आपको ये होगा, छोटा हो या बड़ा हो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, टाइम आपका नहीं खाना है, दिमाग आपका नहीं खाना है। बच्चे कल कह रहे थे कि सर यूनिट 2 आप बहुत कम टाइम में आपने पढ़ा दिया है, तो थोड़ा PYQ में जाओ। आप देखो कि PYQ में प्रीवियस ईयर में क्या उससे जो पढ़ाया गया है उसमें बहुत सारा रूल है, उसका बहुत सारा रूल जिसका है उस चैप्टर को जरूरी है बहुत बड़ा पढ़ाऊंगा। जैसे यूनिट 7 के बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं, क्योंकि भाई यूनिट 7 है ही बड़ा। ये चीजों को समझो, रैपिड रिवीजन का हमने वादा किया था और खत्म करेंगे, आपको वो सारा चीज आसानी से समझाएंगे। यूनिट 3 में सिलेबस में पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी, डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायत, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, ह्यूमन राइट, सोशल जस्टिस, फ्रीडम, लिबर्टी, फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटी। इसमें सबसे ज्यादा सवाल आते हैं अगर कहीं से तो DPSP, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, जस्टिस, फ्रीडम, ये सब पॉलिटी के पार्ट है। इन सब को मैं पढ़ाऊंगा, अभी इत्मीनान से बैठे रहो। और मैंने कहा था कि अब सुबह भी लूंगा शाम भी लूंगा, क्योंकि एग्जाम में आपके टाइम नहीं, अभी सबसे ज्यादा आप डेविएट होते हो, सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हो। उस सब का उपाय मैंने किया था। व्हाट्सएप का नंबर हमारा दिख रहा है, इस सब की पूरी PDF आपको मिल जाएगी, टेंशन नहीं है। 250 रुपए ही पे करने हैं। आप में से कहोगे सर इतने कम दिन के लिए हम इतना पेमेंट करके ले, क्योंकि भैया देखो ये एक प्रीमियम चीज है। पहली चीज, आपके पास नोट्स रहेगा, पढ़ना आसान रहेगा और ये 3-4 दिनों में ही जीवन बदल जाएगा। 5 दिन 6 दिन कोई मायने नहीं रखता। टाइम इज मनी। आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा, टाइम निकल जाएगा, कितना भी पैसा हो जाए वापस नहीं खरीद सकते उस समय को। 1 सेकंड जो बीत गया खरीद सकते हो उसको, 5 करोड़ रुपए भी दे दोगे कोई नहीं वापस कर सकता उसको। इसलिए महत्व समझो, समय की कीमत ज्यादा है। अब देखो आपको मैं समझाता हूं, पॉलिटिक्स हमें पढ़ना है। पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, आप में बहुत लोग हैं जो सुनते होंगे यार यार पॉलिटिक्स हो गया मेरे साथ, मेरा बड़ा गड़बड़ हो गया। यूनिट 3 है, जो हम नोट्स आपको देंगे ना वो आपको बता दें कि कितने पेजेस का होगा। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं तो लगभग 250 पेज का होगा, ठीक है। और उसमें सारे ये यूनिट्स अवेलेबल है। जैसे पॉलिटिक्स का हम लोग पढ़ने वाले हैं तो राजनीति 2 शब्दों से बना है, राज प्लस नीति। एकदम बेसिक हिंदी और इंग्लिश दोनों पैटर्न में अवेलेबल होगा। आपको ये सोचना नहीं है कि किस तरह से हम पढ़ेंगे, नहीं जी। आपके लिए बड़ा इजी रहने वाला है। ये PDF बहुत ही एक्सेसिबल है, आपको पढ़ने में भी मुश्किल नहीं होगा और हमें पढ़ाने में भी मुश्किल नहीं होता है। तो राजनीति 2 शब्दों से बना है, राज और नीति। पॉलिटिक्स इज द वे दैट पीपल लिविंग इन अ ग्रुप मेक डिसीजन। हम लोग समझते हैं कि बाप रे राजनीति बहुत बड़ा चीज होता है, नहीं भैया। जो राज्य के लिए नीति किया जाए, कहावत है ना, वही राजनीति है, ठीक है। आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे, पॉलिटिक्स इज द वे दैट पीपल लिव इन अ ग्रुप एंड मेक डिसीजन। पॉलिटिक्स वही है कि लोग ग्रुप में रहें और डिसीजन करें, यही तो पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स इज अबाउट मेकिंग अग्रीमेंट्स बिटवीन पीपल सो दैट दे कैन लिव टुगेदर इन ग्रुप्स सच एज ट्राइब्स, सिटीज, कंट्रीज। In large groups such as countries, some people may spend a lot of their time मेकिंग सच अग्रीमेंट्स। अच्छा आप देखते होगे बहुत सारा एग्रीमेंट होता है ना, जब इलेक्शन आता है तो ये कर देंगे वो कर देंगे, वादे पे वादे किया जा रहा है। सिटीज में लोग जा रहे हैं, सब लोगों से मिल रहे हैं, एग्रीमेंट ही तो हो रहा है एक तरीके से, है ना। क्यों? क्योंकि वो एक साथ रहे, एक नियम बनाए, एक कानून बनाए, उसको सब लोग फॉलो करें, जो कानून तोड़े उसको सजा दें। तो ये हर जगह, ट्राइब्स में भी, सिटीज में, कंट्रीज में, हर जगह। इन लार्ज ग्रुप सच एज कंट्रीज सम पीपल मे स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन मेकिंग their arrangements. Politics is a set of activities that are associated with making decision in groups or other forms of power relation among individuals. Politics में एक set of activity होता है जो कि अदर फॉर्म्स ऑफ पावर रिलेशन से जुड़ा हुआ है, सच एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स और स्टेटस। द ब्रांच ऑफ सोशल साइंस दैट स्टडीज पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट इज रेफर्ड एज पॉलिटिकल साइंस। आपको ये मालूम होगा, पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, और गवर्नमेंट कैसे काम करता है ये पढ़ते हैं, गवर्नमेंट के क्या क्या रूल हैं ये पढ़ते हैं। यही तो है पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, ये आपको पता है। डिफिनेशन एंड स्कोप। पॉलिटिक्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड पॉलिटिकोस। अगर आपको ओरिजिन नहीं पता है तो आप गलत दिशा में घूम रहे हो। हर चीज का कम से कम ओरिजिन पता कर ही लो आप, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल और आपको विद्वान की कैटेगरी में रखेगा। पॉलिटिक्स हमारे देश की उत्पत्ति नहीं है, ये ग्रीक से आया। आपको वैसे भी बता दें, मेडिकल टर्म में जो यूज होता है लगभग ग्रीक से आया है। कोर्ट कचहरी में जो भी वर्ड हो रहा है ग्रीक से ही आया है सारा का सारा। पॉलिटिक्स का मतलब होता है ऑफ फॉर रिलेटिंग टू सिटीजन्स, जो जनता से जुड़ा हुआ है। इट इनकम्पासेस द एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टी, इंडिविजुअल इन इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग। ये पब्लिक पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग को बहुत प्रभावी करता है। गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज, इन सबको एक दूसरे से इंटीग्रेट करके। पॉलिटिक्स अकर्स एट वेरियस लेवल, लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, ये याद रखिएगा। हर जगह हो रहा है पॉलिटिक्स, घर में हो रहा है, ऑफिस में हो रहा है। कोर एलिमेंट्स क्या है? अब आप कहोगे सर इससे मुझे समझ में नहीं आया।
तो देखो समझने के लिए तमाम सारी इसमें चीजें हैं, लेकिन ये एक रैपिड रिवीजन सीरीज है। इसका डिटेल हमने पढ़ाया हुआ है अपने पेड ग्रुप में, तो वो तो आपको वहां मिल जाएगा। बेसिकली महात्मा गांधी ने कहा था पॉलिटिक्स इनक्वाइल अस लाइक अ स्नैक। इनक्वाइल का मतलब होता है जैसे सांप जो है ना वो घेरे रहता है, पकड़े रहता है, क्वाइलिंग किया रहता है। तो पॉलिटिक्स से हम घिरे हुए हैं, उससे हम निकल नहीं सकते। और धीरे धीरे आपको जीवन में ये एहसास हो जाएगा, चाहो ना चाहो आप घिरे ही हुए हो। तो एक कहावत है कि इफ यू नो द गेम देन प्ले द गेम, है ना। अगर आपके आसपास पॉलिटिक्स हो रहा है तो पहले गेम को समझो, उसके बाद गेम को खेलो, मजा उसी में। भागोगे ना लोग भगाएंगे, ये दुनिया की सच्चाई है। कभी कभी मैं जीवन के सत्य देता हूँ क्योंकि ये मैंने फील किया है। इतना एग्जाम निकालने के बाद इतना सारा एक्सपीरियंस, जॉब की एक्सपीरियंस, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में, हर जगह मैं देख रहा हूँ कि आप हर जगह पॉलिटिक्स होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, लेकिन इसमें इंटरेस्ट दिखाओ तब देखो जिंदगी का मजा, है ना। लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। अच्छा एक चीज और है, जो भी बच्चा ये सोच रहा होगा कि सर हमें ऑफर पीरियड में मतलब चाहिए मॉक टेस्ट, तो उनके लिए भी बता दें 249 का अलग से आप पे करोगे, मॉक टेस्ट मिल जाएगा आपको 15 मॉक। और आज ही मैं 2 मॉक स्पेशल डिजाइंड जो एकदम पीवाईक्यू पे बेस्ड होगा वो रिलीज कर रहा हूं, 2 मॉक अगले दिन। तो आप जैसे ही पे करोगे, आप पे करके स्क्रीनशॉट भेजोगे। प्रोसेस इज वेरी सिंपल, प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। मैं एक बच्चे का आपको दिखा देता हूं। जैसे मान लो इस स्टूडेंट ने हमें पे किया, ठीक है, आपको मैं क्लियरली दिखा देता हूं ताकि आपको ये ध्यान रहे। ठीक है, ये है, इस बच्चे ने मुझे पे किया, सिंपल सा, इनको हमने बुक शेयर कर दिया। आपको मैं दिखा देता हूँ, यह है अचीव। क्या लिखा है इन्होंने, पे किया 250 रुपए, और सर काइंडली शेयर द मटेरियल फॉर सोशल वर्क। पेपर कोड हमने पूछ लिया और उनको स्टडी मटेरियल के पेड ग्रुप में भी ऐड कर दिया। और यहाँ पे देखोगे आप 2 बुक मैंने शेयर किया, पॉलिटिक्स का या पॉलिटी की जो चैप्टर्स है ना वो बहुत ज्यादा सवाल पूछा था, इसलिए हमने अब उनको अलग से देना शुरू कर दिया। 400 पेजेस की किताब दे रहे हैं, पढ़ो एग्जाम दो सीधा, इधर उधर फटाफट सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हाँ सर आई डिड काइंडली शेयर द मटेरियल, मैंने कर दिया है यहाँ पे। उसी तरीके से मॉक टेस्ट का जैसे करोगे मैं आपको शेयर कर दूंगा, मॉक टेस्ट का लिंक दे दूंगा जहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, मॉक टेस्ट दे सकते हो। कोर एलिमेंट्स क्या है, द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस और कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ अदर्स, ये है। अथॉरिटी, लेजिटिमेट पावर रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी और सिस्टम। गवर्नेंस, द स्ट्रक्चर एंड रूल्स दैट डिटरमाइन हाउ डिसीजंस आर मेड एंड इन्फोर्स्ड। क्या क्या होता है कोर एलिमेंट्स में, देखो आप समझ रहे हो ना, पॉलिटिक्स में पावर तो कोर एलिमेंट में है ही। जिसने भी पॉलिटिक्स को समझ लिया वो ये समझते हैं कि भाई इससे तो पावर आ जाएगी मेरे पास, अथॉरिटी आ जाएगा, लेजिटिमेट पावर रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी और अ सिस्टम। एक हमारे पास वैध पावर आ जाएगा। अच्छा पावर बहुत लोगों के पास है, जिनके पास बंदूक है, इलीगल बंदूक है, उनके पास भी पावर है, लेकिन क्या वो लेजिटिमेट है, नहीं है। गवर्नेंस, आप एक सिस्टम के हिस्सा बन जाओगे, डिसीजन कैसे बनेंगे, बनाए जाएंगे, ये हो जाएगा। कन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन, आप देखते हो ना जो लोग पॉलिटिक्स में वही झगड़ा करवाते भी हैं, सुलझाते भी हैं। ये बहुत मैं ग्रास रूट लेवल पे आपको बता रहा हूँ, ये होता है। इसको बड़े लेवल पे यहाँ लिखा गया है। कोऑपरेशन करेंगे, कॉम्पिटिंग इंटरेस्ट दिखाएंगे कि भाई नहीं हम लोग सब एक है, चलो इलेक्शन के टाइम में देखते हो सब चोर चोर मौसेरे भाई हो जाते हैं, ऐसा होता है ना। की कॉन्सेप्ट इन पॉलिटिक्स, क्या है कॉन्सेप्ट, डेमोक्रेसी। आप लोग देखते हो कि हम लोग के यहाँ डेमोक्रेसी है ना, सिस्टम वेयर पावर इज वेस्टेड इन द पीपल हु मेक डिसीजन डायरेक्टली और थ्रू रिप्रेजेंटेटिव। डेमोक्रेसी में 2 चीजें होती है, या तो वो खुद ही कानून बना लेते हैं, जैसे खुद ही कानून बनाने का मतलब है ग्राम पंचायत एक बेस्ट एग्जाम्पल है। आज सोच लो पूरा देश में हमारे 5000 लोग होते हैं और 5000 मिलकर के प्रधानमंत्री का चुनाव कर लेते डायरेक्ट, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। और एक होता है हमारे रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे। अब हमारी पॉपुलेशन है लगभग 150 करोड़, अब 150 करोड़ में से आप सब मिलकर के एक प्रधानमंत्री कैसे चुनोगे, अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजोगे। एमएलए एमपी को बोलेगा भाई सुन बे तुमको चुन दिया है, जाकर के वहां बढ़िया आदमी को चुनना प्रधानमंत्री, तो वो जाता है जी हुजूर, जब इलेक्शन रहता है तो ऐसा बोलता है जी हुजूर, उसके बाद तो फिर आपके क्या हालत करेगा वही जानता है। ऐसा करते हो ना, तो ये डेमोक्रेसी इनडायरेक्ट है। ऑटोक्रेसी क्या होता है, ऑटोक्रेसी का मतलब 5 लोग हैं, वही लोग सरकार चला रहे हैं, उनके बेटे पोते वो मर रहे हैं, वही 5 लोग के हाथ में पावर है, वो किसी और को बढ़ने ही नहीं देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक तरह से रूस का है, वो एक ही आदमी है जो राष्ट्रपति है कब से, स्मॉल ग्रुप का। आइडियोलॉजी, अ सेट ऑफ बिलीव्स एंड वैल्यूज गाइडिंग पॉलिटिकल बिहेवियर एंड पॉलिसी। आइडियोलॉजी होता है जैसे सोशियोलॉजिज्म, लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म। आप किस, जैसे हमारा देश था सोशियोलिज्म को फॉलो करता था, लिबरल प्रिंसिपल 1991 के इकोनॉमिक पॉलिसी में आए, है ना, क्योंकि भाई हम लोग खुद बर्बाद होने के कगार पहुंच गए थे। पॉलिसी मेकिंग, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग लॉज, रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस टू एड्रेस सोसाइटल इशू, ये याद रखिएगा। पॉलिसी मेकिंग भी ये लोग करते हैं, मतलब लॉ बनाते हैं, विधि कानून बनाते हैं, रेगुलेशन बनाते हैं, गाइडलाइंस बनाते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाते हैं कि कैसे आपको काम करना है।
ये चीज़ें आप समझोगे ना, पॉलिटिक्स के डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं उनको आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे। की एलिमेंट्स इन पॉलिटिक्स ही है, कॉन्सेप्ट भी है इसमें, इतना चीज है पॉलिटिक्स के लिए बड़ी इसेंशियल, बहुत जरूरी। पॉलिटिकल एक्टर्स में क्या क्या होगा? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एंड इन्फोर्सिंग लॉज, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। Political parties, organized group that seek to influence governance through elections, civil society। अच्छा, इसमें पॉलिटिकल एक्टर्स का बड़ा रोल होता है। आप लोग ये समझते हो कि सिर्फ गवर्नमेंट दिख रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज दिख रही है, सिविल सोसाइटी और मीडिया को तो आप लोग इग्नोर कर देते हो, लेकिन ये याद रखना, ये पॉलिटिकल एक्टर्स बहुत इन्फ्लुएंसिंग है, बहुत प्रभावकारी हैं। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एंड इन्फोर्सिंग लॉज like legislature, executive, judiciary. Political parties, organized group that seek to influence governance through elections. Civil society organization में NGO है, group advocating for societal interest. मीडिया में crucial role in shaping public opinion and disseminating information. ये मीडिया का काम है भाई, सही इंफॉर्मेशन लोगों तक पास आउट करे। लेकिन अब अधिकतर मीडिया हाउस जो है पॉलिटिकल पार्टीज के वो दलाल हैं एक तरीके से, मैं तो यही खुलेआम कहता हूँ, अधिकतर का यही हाल है। मीडिया का उन्होंने मतलब ही बदल के रख दिया है, ठीक है ना, इनकी ये हालत हो गई है। माउथ पीस है, मतलब हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपना एक पत्र रखा हुआ है कि भाई आप मेरे बदले बोलोगे। तो ये क्या है भाई? वो माउंटेन माजी द माउंटेन मैन में कहता है ना कि मैं सच्चा पत्रकार बनना चाहता था लेकिन नेताओं का दल्ला बन के रह गया। ये चीज़ है, तो कहने में थोड़ा ये बुरा लगता है बट ये सच्चा है, क्योंकि अब आप मैच्योर एक सोसाइटी में हो, मैच्योर हो, पीजी का एग्जाम दे रहे हो, यूजी वाले बच्चे हो नहीं, ये वर्ड नहीं सुना है, लेकिन ये चीज़ है, दे आर ऑल पॉलिटिकल ब्रोकर्स, राइट। आपको ये ध्यान रखना है, दलाल स्ट्रीट है ना, वैसे ही ये लोग खुद का दलाल बन के घूम रहे हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या होता है? वेरियस नेशंस हैं, डिप्लोमेसी है, ट्रेड, कॉन्फ्लिक्ट, ट्रीटी, यही सब होता है। पहले लड़ाई करवा देंगे, फिर उसके बाद ट्रीटी करवाएंगे कि चलो अब समझौता करो, तुम्हारे देश बड़ी नुकसान हो गया तुम्हारे देश का, ये सारा चीज़ है। एक्सप्लोर्स ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन लाइक यूनाइटेड नेशंस एंड क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन राइट्स। ये याद रखिएगा, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा रोल ये प्ले करता है। क्लाइमेट इशू आप देख रहे हो ना, अच्छा पिछले 40 लाख सालों में जितना जंगल नहीं काटा गया है उतना पिछले 40 सालों में काट दिया गया है, उतने जानवर की हत्या की गई है, ये याद रखिएगा। तो ये क्लाइमेट इशू है कि नहीं? ये क्या सोच रहा है? आपको पॉलिटिक्स से नहीं डिटरमाइन हो रहा है एकदम। जो देश चाहेगा कि भाई जंगल काट के वहाँ घर बनाए तो बनाएगा ही, तभी तो आग लग रहा है, तो घर के घर साफ हो जा रहा है। Everyday politics. Politics isn't confined to the formal institutions. It also manifests in workplaces, communities, and families where power dynamics and decision making play a role. Everyday politics भी होता है। Importance of politics क्या है भाई? Politics determines how society allocate resources. Politics ये भी डिसाइड करता है कि सोसाइटी में रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट किया जाएगा, जस्टिस कैसे किया जाए, मैनेज पब्लिक वेलफेयर को कैसे ठीक किया जाए। इट प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म फॉर इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप टू वॉइस देयर नीड्स एंड इन्फ्लुएंस सोसाइटल प्रोग्रेस। ये एक प्लेटफॉर्म बनाता है जो अपने नीड को देखेगा, इंटरेस्ट को देखेगा और सोसाइटल प्रोग्रेस को रखेगा सामने, उसके लिए काम करेगा, कार्यरत रहेगा। प्लेटफॉर्म तो बनाता है, ये पॉलिटिक्स ही है कि किसी एक वर्ग को अगर उसकी हक चाहिए तो वो वहां से हक की बात करता है। अब आ जाइए आगे, आप आएंगे तो वुड यू लाइक टू एक्सप्लोर साइंटिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स सच एज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल फिलोसफी एंड करंट ग्लोबल पॉलिटिकल ट्रेंड्स। अब आपको देखोगे पॉलिटिकल ट्रेंड में वो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी आपको पढ़ना है। सो डेमोक्रेसी का सबसे अच्छा डेफिनेशन अगर देखोगे तो वो दिया था अब्राहम लिंकन, अमेरिका के राष्ट्रपति ने। अमेरिका के बहुत पहले के राष्ट्रपति हैं ये अब्राहम लिंकन, है ना। और इन्होंने कहा था ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए जो शासन होगा उसी को डेमोक्रेसी कहेंगे। अब आप इस चीज को समझ लो कि ये कहना क्या चाहते हैं। अब्राहम लिंकन की एक खासियत थी, क्योंकि वो एक मतलब शू मेकर के बेटे थे, उनके पिताजी जूते मोची का काम करते थे, है ना। तो ये सोचो कि वो आदमी अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है। उसको भी हालांकि मार दिया गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति, अधिकतर राष्ट्रपतियों को मार ही दिया जाता है, किसी न किसी कारण से, उनके ऐसे कारनामे ही रहते हैं, या वहाँ गन कंट्रोल नहीं है तो सभी के पास बंदूक है, तो बंदूक जिसके पास है भाई वो राजा अपने आप को समझने लगता है दारू पीने के बाद। तो डेमोक्रेसी का ये हाल है। डेमोस मतलब पीपल और क्रेसियो मतलब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल हैव द अथॉरिटी टू डेलिबरेट एंड डिसाइड लेजिस्लेशन। डायरेक्ट डेमोक्रेसी और टू चूज गवर्निंग ऑफिसर्स टू डू सो, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। दो चीजें यहाँ ध्यान रखनी है आपको। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या हो जाता है? जिसमें पीपल को डायरेक्ट पावर है, मतलब एमएलए ठीक से काम कर रहा है तो उसको रखेंगे, नहीं कर रहा है तो बुला लेंगे, ये होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है।
इसमें पीपल, लेकिन हम बोले ना कि भाई जनसंख्या हमारे यहाँ बहुत है, इतना पॉसिबल है नहीं, इसीलिए हमें गवर्निंग ऑफिशियल्स को चूज कर देते हैं कि भाई जाओ तुम हमारे बदले रिप्रेजेंटेटिव पे जाओ, ऐस करो। अब वो जाके कुछ ज़्यादा ही ऐस कर लेते हैं। तो अब्राहम लिंकन का ये डेमोक्रेसी का याद रखिएगा। अब आप कहोगे सर इसमें आपने और ज़्यादा क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि देखो डेमोक्रेसी से जुड़ी हुई जो चीज़ें आपके लिए हैं वो हमने अलग अलग चैप्टर के माध्यम से, लाइक DPSP, फंडामेंटल राइट, चूंकि आप यूट्यूब पे इसको देखोगे, और आपको फंडामेंटल ड्यूटी, प्लस और भी बहुत सारे चैप्टर हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का एकदम बेसिक वाला पॉइंट, वो सब बेसिक्स, ये सब डेमोक्रेसी के तौर पे हमने पढ़ाया हुआ है। कहाँ पे? यूट्यूब के प्लेलिस्ट में, जो आपका प्लेलिस्ट है पॉलिटी का। अब आपको घबराना नहीं है, ये पॉलिटी का प्लेलिस्ट हम आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। आपको मालूम है ना कि CUET PG पॉइंट पे PG के सारे मटेरियल आ रहे हैं, लेकिन जो हमने पॉलिटी पढ़ाया है वो वहाँ पे है CUET पॉइंट पे, तो आपको उसका भी लिंक दे देंगे, उसको भी आपको देखना है और उसको भी पूरा करना है। क्योंकि ये चैप्टर आप मत सोचो कि इतना आसानी से हो जाएगा 1 घंटे में सर सारा पढ़ा देना जी। इसको पढ़ाने के लिए कम से कम 5 घंटे चाहिए, और 5 घंटे की वीडियो रिकॉर्डेड है, तो 5 घंटे अभी यहाँ क्यों दोगे, है ना? ब्रेक ले लेके पढ़ो, बाकी चीज़ें खत्म करो। आपके सिलेबस में जो जो चीज़ें हैं वहाँ पढ़ाया हुआ है, DPSP, पंचायती राज, ये सब पढ़ना है। चलो, एक है डिसेंट्रलाइजेशन चैप्टर। डिसेंट्रलाइजेशन सीधा सीधा मतलब है ये आपका पंचायती राज है। डिसेंट्रलाइजेशन ही हमने यहाँ बस लिखा है, विकेंद्रीकरण, इससे ज़्यादा हमने नहीं लिखा है, आपको ये समझा रहा हूँ मैं, इससे ज़्यादा हमने लिखा ही नहीं है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है क्या? डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू टियर ऑफ गवर्नमेंट, एक सेकेंड, ये systematic effort to delegate to the lowest level of all authority except that which can only be exercised at central points। ये लुइस एलन इनका कहना था कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि अलग अलग समूहों को थोड़ा थोड़ा पावर दे दो। अब मान लो जैसे डिफेंस है, देश पे हमला हो गया, तो पंचायती राज को हथियार रखने का पावर दे देंगे तो वो कैसे करेगा, उसको रक्षा नहीं करेगा। तो इसलिए क्या करते हैं कि थोड़ा सा पावर हम पंचायती राज को देते हैं, जिससे उनको जीने के लिए वो जरूरी हो, पंचायती राज को सस्टेन करने के लिए जरूरी हो, पंचायती राज को कार्य करने के लिए जरूरी है। अब देश पे हमला हो गया तो वो सेंट्रल पॉइंट है, यही इनका कहना है कि सेंट्रल पॉइंट का वाला मुद्दा हम लोग ऊपर ही रखते हैं, बाकी चीजों को लोएस्ट लेवल पे देते चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है विकेंद्रीकरण। ये केंद्र हो गया ना, सारा पावर अगर इस केंद्र के पास होगा तो हो सकता है मेघालय का कोई गांव हो जो ये पावर को मानेगा ही नहीं, वो रिवोल्ट कर देगा कि भाई हम तो ट्राइबल पॉपुलेशन का है ना, हमारे यहाँ तो शादियों में क्या होगा कि हम जो पति बनने वाले होते हैं उनको झाड़ू से पीटते हैं। अब आप कहोगे यहाँ डेमोक्रेसी का ह्यूमन राइट वायलेट हो रहा है, तो वो आपको भी झाड़ू से पीटेगा। झाड़ू समझते हो आप लोग, है ना? ब्रूम पिटाई होती है कई ट्राइबल कल्चर्स में, बांध के पिटाई होती है। आप सोचो, एक ट्राइब्स में है जो चींटी से कटवाते हैं, जितना सरवाइव कर गया उसी से शादी होगी, अब सोच लो आप। तो ये चीजें हो गए, तो आपको ये उनका कल्चर है। अब उनको क्या मजा आता है वो बताएंगे, अपना बरसों से चला आ रहा है, चींटी को देवता मानते हैं, क्या मानते हैं वो समझेंगे। तो डिसेंट्रलाइजेशन का डिफिनेशन है, इसमें क्या होगा, डिसेंट्रलाइजेशन हमारे इंडिया के लिए क्या हो गया, विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण है, ये केंद्रीकरण मतलब एक ही जगह सारा पावर है। अब जब इस पावर को हम अलग अलग लेवल पे देंगे, कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को देंगे, कुछ पंचायती राज को देंगे, कुछ नगर पंचायत को देंगे, कुछ आपने सुना होगा महानगर पालिका, इनको देंगे। हुआ ना बात में दम हुआ? बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर कट ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ये फॉलो करना है। और जो भी लाइव सेशन हमारा हो ना उसको ज्वाइन करिए, उसको आप इग्नोर मत करो, क्योंकि आप खुद इग्नोर हो जाओगे अगर करने वाले हो तो, सोच भी रहे हो तो, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो डिसेंट्रलाइजेशन का ये मतलब है, 2-4 लोगों का डिफिनेशन है, पढ़ लेना, कोई फर्क नहीं है, डिफिनेशन नहीं पूछने वाला आप में। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट भी पढ़ना, याद रखिए। एक होता है लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर मतलब होता है भाई विधायिका, जो विधायक होते हैं उनका। अच्छा ये यहाँ समझ, लेजिस्लेचर का मतलब होता है जो कानून बनाए, सीधा समझो। तो कानून बनाने वाले में क्या लगता है, यही गलती करते हैं क्या बच्चे, मैं बता रहा हूँ, वो समझते हैं लोकसभा राज्यसभा हो जाएगा और प्रेसिडेंट को छोड़ देते हैं। प्रेसिडेंट के साइन के बगैर, याद रखिएगा, ना देश में युद्ध होगा ना कोई कानून बनेगा, कितना भी लोग कूद लें। देश में युद्ध डिक्लेयर करना भी होगा ना तो राष्ट्रपति की सिग्नेचर चाहिए होते हैं, फाइनल अथॉरिटी उसी के पास है। ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्सेज। कितना भी ये लोग कूद लें, युद्ध की बात कर रहा हूँ, छोटा मोटा ऑपरेशन के लिए नहीं, वो तो डिफेंस मिनिस्ट्री या उनके जो ऑफिसर्स हैं वो काबिल हैं। बात ये यार इंडियन आर्मी है वो घुस घुस के मारेगी, है ना? लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये जो लेजिस्लेचर है ना, लेजिस्लेचर, इसका क्या काम होता है?
कानून बनाना। आपको मान लो अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, मैं बड़ा अजीब सुन रहा हूँ कि पता नहीं पूरे देश में क्या हो गया है। जैसे बिहार में एक एनएसजी कमांडो था, उसको 2-4 थप्पड़ लगा दिए बिहार पुलिस वाले। हरदम ये 1 महीने में एक खबर आई जाती है इस तरीके की। अच्छा मान लो ये बड़ा संगीन मामला है, वो देश का रक्षा कर रहा है बेचारा। मेरा एक दोस्त नेवी में है, उसके बच्चे को बड़ा तेज फीवर हो गया, बहुत तेज। मैं तुरंत भाग के गया। भाई वो आदमी देश का सेवा कर रहा है ना, और हम उसके परिवार की रक्षा नहीं कर सकते हैं, उसको तकलीफ में छोड़ दें। वो हमारे लिए धूप छाँव पानी तूफान आंधी कुछ भी हो जान भी बचा देता है। अभी भूकंप आ जाए तो वो आ जाएगा पहले। आर्मी और नेवी का ये हाल है। तो ये इतना इनसेंसिटिव हो गए हैं पुलिस वाले, इतने करप्ट हो गए हैं कि इनको लगता है कि कोई ईमानदार आदमी है ना तो दुश्मन ही है मेरा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये हो गया। अब मान लो पूरे देश में सोचा है, सेंट्रल गवर्नमेंट सोचे कि नहीं, अगर आर्मी वालों को तुम लोगों ने किसी न किसी मामले में अगर ऑफ ड्यूटी हैं और तुमने पिटाई कर दी, ठीक है, तो तुम्हें हम क्या करेंगे, तुम्हें नॉन अवेलेबल वारंट जारी कर देंगे। ये कानून बना देगी, किसी भी डिफेंस पर्सनल को कोई हाथ नहीं उठाएगा बिना मतलब का। अब इसमें एक क्लू है, देखो मैं समझाता हूँ। इसमें दोनों तरफ की बातें हैं। बातें ये हैं कि अगर ये कानून बनाना हो तो लोकसभा राज्यसभा फिर राष्ट्रपति की सिग्नेचर चाहिए, तो विधायिका का यही कार्य है। लेकिन अब ये कानून बनाने में क्लॉज नहीं जोड़ा जाएगा तो हो सकता है आर्मी वाले जो छुट्टी पे आए वो भी, आप देखते हो कई लोग बहुत बदमाश है, इस पावर का गलत फायदा उठाने लगे। हो जाएगा ना। तो ये सोच समझ के नियम बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, है कि नहीं? इट इज द बेसिस ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द अदर टू ऑर्गन्स, द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ये याद रखिएगा, जो कानून बनेगा ही नहीं तो जुडिशियरी का काम लागू, उसको केस मुकदमे कर ही नहीं पाएगी, उसको फैसला ही नहीं दे पाएगी। एग्जीक्यूटिव उसको लागू करती है। इट ऑल्सो समटाइम्स अकॉर्डेड द फर्स्ट प्लेस अमॉन्ग द 3 ऑर्गन, हमेशा पहला ही होगा, क्योंकि कानून बनाएगा तब कोई लागू करेगा, कोई उसके लिए विवाद खड़ा होगा तो केस करेगा। समझ में आ गया? जब तक कानून लागू नहीं होता कोई फायदा नहीं। एग्जीक्यूटिव, द एग्जीक्यूटिव इज द ऑर्गन दैट इंप्लीमेंट्स द लॉ इनेक्टेड बाय लेजिस्लेचर एंड एनफोर्सेस द विल ऑफ द स्टेट। एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब है? आप देखते हो इतने सारे ऑफिसर्स हैं, वो क्या करते हैं, सरकार ने नियम बना दिया कि भाई जो गरीब है उनको अनाज दो। एग्जीक्यूटिव गया उठ के बोला कि अबे अनाज दो 5 किलो से, अगर तुम 5-4 किलो 900 ग्राम दोगे तो तुम्हारा हम लाइसेंस खत्म कर देंगे। ये एग्जीक्यूटिव का काम है, लेकिन देता कितना है, 4.5 किलो, है कि नहीं है? ये चीज़ है। तो इट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट, मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर फ्रॉम द पास्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का यही हाल है, ये याद रखिएगा। जुडिशियरी का क्या होगा? जुडिशियरी देखती है कि कानून को कैसे इंटरप्रेट करना है, सेटल डिस्प्यूट, एडमिनिस्टर जस्टिस टू ऑल सिटीजन। किसी कानून की वजह से किसी व्यक्ति को, जो लोग हैं उनको कोई दिक्कत आ गई तो वो क्या करेंगे, दिक्कत आ गई तो क्या है, कचहरी जाते हैं, गरीब हो या अमीर हो। लोग, अच्छा भारत में लोग कहते हैं गरीब हो अमीर हो तो न्याय तो जरूर मिलेगा। अच्छा न्याय वो किस अवस्था में मिलता है वो गरीब ही आदमी समझता है, किस तरीके से जद्दोजहद के बाद उसको न्याय मिल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं, अलग अलग जगह पे जाइए, वहाँ लड़ते रहिए, तारीख पे तारीख मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा। न्याय मिलेगा एकदम आखिरी में। और जब उतना दिन बिता करके आप न्याय लेने जाओगे ना तो आपका आत्मा खुद ही मान लेता है कि ये न्याय ले करके भी क्या होगा, एक खुशी रहेगा, चलो मिला ना, देरी से मिला। तो ये चीज़ है। अमेरिका में आपने देखा होगा अडानी ग्रुप के लिए एलिगेशन लगा कि भाई ये लोग जो है घूस दिए थे, वारंट और बाकी चीज़ें इशू कर दी गई कुछ ही दिनों में। वहाँ किसी का कोई मर्डर कर देगा, 7 दिन ज़्यादा से ज़्यादा ट्रायल चलता है। आपको जो दम खम लगाना है बचने का या वो करने का, आप 7 ही दिन में करोगे। कोई बहुत बड़ा मुकदमा हुआ बहुत बड़े पार्टी का तो वो चलता है खूब ज़्यादा 1 साल, हो गया 1 साल में फाइनल सेटलमेंट होगा उसका, जज जानेगा अपना कहानी। समझ में आ रहा है बात? ये चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ कि समझो जरा, इसके महत्व को समझो, आप सब कुछ समझ जाओगे क्लियरली। तो judiciary is considered the watchdog of democracy, however also the guardian of constitution. It comprises the Supreme Court, High Court, District and other subordinate courts. ये होता है इसमें। ह्यूमन राइट का कॉन्सेप्ट क्या है? अगला है, अच्छा मैंने यहाँ लिखा भी है, इस नोट्स में मैंने लिखा है कि फॉलो पॉलिटी प्लेलिस्ट, रेस्ट ऑल पॉइंट्स लाइक पंचायत, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, लेजिस्लेटिव, ह्यूमन राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, सोशल जस्टिस, फ्रीडम, लिबर्टी इन पॉलिटी क्लास। हालांकि सोशल जस्टिस में पढ़ाऊंगा। ह्यूमन राइट क्या है? ह्यूमन राइट मैंने अलग से पढ़ाया हुआ, आप जा करके देखो। ह्यूमन राइट का कॉन्सेप्ट है, अलग से वीडियो है आपके चैनल पे। ह्यूमन राइट्स आर राइट्स इनहेरेंट टू ऑल ह्यूमन बींग्स रिगार्डलेस ऑफ रेस, सेक्स, नेशनैलिटी, एथनिसिटी। अच्छा ह्यूमन राइट्स को मैं चाह रहा हूँ कि अच्छे से आपको पढ़ा दूँ। कुछ चीज़ें हैं जैसे एनजीओ वगैरह में कुछ एक्ट्स वगैरह हैं, इसको मैं देख रहा हूँ, ज़रूरत महसूस हो रही है, वो मैं पढ़ा दूंगा आपको अलग से। ह्यूमन राइट्स सीधा समझो, आप ह्यूमन हैं, आपके लिए जो भी राइट्स नेसेसरी हैं आपके डेवलपमेंट के लिए वो ह्यूमन राइट्स हैं।
ह्यूमन राइट्स आर राइट्स इंटरेस्ट टू ऑल ह्यूमन बींग्स रिगार्डलेस ऑफ रेस, सेक्स, नेशनैलिटी, इथनिसिटी, लैंग्वेज, रिलीजन। इंसान हो तो आपके कुछ राइट होने चाहिए। ऐसा नहीं कोई मना कर सकता मंदिर में ना जाओ। भारत में एक अलग नाटक चलता रहता है, वो मंदिर में नहीं जाएगा, वो कुत्ता मंदिर में चला जाएगा। सबसे बड़े जो एक तरीके से चोट्टे लोग हैं इस देश के, वो सब मंदिर में जाकर पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन कोई कास्ट है वो मंदिर में नहीं जा सकती है। तो भुगत रहे हैं आज के ज़माने में। जो ये नियम कानून बनाए हैं उन लोगों का हालत देखो क्या है, एकदम भिखमंगे वाली हालत हो गई है। जिनके पूर्वज बड़ी अमीर हुआ करते थे, यही सब उल्टा सीधा नियम कानून बनाते थे, और उनका आज हालत देखो, बड़ी बेकार हालत हो गई है ना। कुछ लोग हैं अभी भी वो सेठाई बनाए हुए हैं कि नहीं नहीं धर्म कर्म ये है, भगवान ने ये कहा। वही गरीब आदमी जब सोने का दिया जलाने जाए तो उसका दिया ले लेंगे, लेकिन उसको मंदिर में नहीं घुसने देंगे। सारा सफाई उससे करवा लेंगे मंदिर का, बाहर का, है ना, सारी गंदगी साफ कर देगा नाले का, लेकिन वो मंदिर में नहीं जा सकता। तो भुगतोगे। ऐसे जब देश में हालात रहेंगे। सबसे ज़्यादा तो खाया है अगर किसी देश, इस देश को किसी चीज़ ने, जातिवाद ने खाया है। जातिवाद, ये खून में बह रहा है ना हमारे शरीर में, लोगों के नस में बह रहा है जातिवाद। हर चीज़ में, छोटे से बड़ा लोग सब यही फैक्टर पहले कंसिडर कर रहा है। इथनिसिटी, लैंग्वेज, रिलीजन, एनी अदर स्टेटस। ह्यूमन राइट्स इंक्लूड द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्लेवरी, फ्रॉम स्लेवरी, टॉर्चर, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, राइट टू वर्क एंड एजुकेशन, मेनी मोर। एवरी वन इज एंटाइटल्ड टू दिस राइट्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। ह्यूमन राइट्स का यही कॉन्सेप्ट है। अब इसमें और भी प्लेलिस्ट है, जैसे पंचायत, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, लेजिस्लेचर, ह्यूमन राइट, फ्रीडम, लिबर्टी, इन सब में होगा। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, यहाँ सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट भी हमने अलग से लिख दिया है। इसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया। अगर आपको पॉलिटी में कुछ और भी एक्स्ट्रा और डिटेल पढ़ने का मन हो तो बताइएगा, क्योंकि ये 2 चैप्टर से, यूनिट 7 और यूनिट 3 से सबसे ज़्यादा सवाल रह रहे हैं। सोशल जस्टिस इज द व्यू दैट एवरीवन डिजर्व्ड इक्वल इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स, अपॉर्चुनिटी। सोशल वर्कर एम्स टू ओपन द डोर्स ऑफ एक्सेस। सोशल जस्टिस एक्चुअली है क्या, आपको मैं आम भाषा में पहले समझा दूं, उसके बाद देखो। जो भी सोसाइटी के लिए जस्टिसेबल हो, मान लो आप जिस सोसाइटी में रहते हो, एक आदमी है जिसके पास सारा संपत्ति है, अब बाकी लोग रोड के किनारे ऐसे ही इलीगल घर बना करके रह रहे हैं। रोड के किनारे आप घर नहीं बना सकते, सरकारी जमीन का कुछ एरिया रहता है तो आप घर बना नहीं सकते। एक ही आदमी के पास जो मोहल्ले का सारा जमीन है। हमारे देश का संविधान ये कहता है कि वो जमीन उन लोगों में बांटा जाना चाहिए, ठीक है, वो बांटा जाएगा, कहानी हो जाएगा, फिनिश। तो सोशल जस्टिस इज द व्यू दैट एवरीवन डिजर्व्स इक्वल इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स। आपके इक्वल इकोनॉमिक राइट्स होने चाहिए, आपके इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए, आपके इक्वल सोशल राइट्स होने चाहिए। अभी नहीं कि आप वो जा रहा है तो आप उसको सलाम करो और वो आपको हे दृष्टि से देखे। सोशल वर्कर्स एम टू ओपन द डोर्स ऑफ एक्सेस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, particularly those in greatest need। सोशल जस्टिस ये इंश्योर करता है कि सभी को एक्सेस मिले, सभी को अपॉर्चुनिटी मिले जिनको जरूरत जैसी हो। सोशल जस्टिस encompasses इकोनॉमिक जस्टिस। सोशल जस्टिस इज द virtue which guides us in creating those organized human interactions we call institutions। अच्छा, एक चीज और है, सोशल जस्टिस तब तक ही नहीं होगा जब तक इंस्टीट्यूशंस जो है हमारे, आपने देखा होगा किसी गरीब को परेशान कर देते हैं पुलिस वाले बहुत टॉर्चर करते हैं, बात चली जाती है हाई कोर्ट में, गलती से हाई कोर्ट जो पुलिस वाले उसमें शामिल है उनकी नौकरी खा जाता है। उसके बाद देखो वही पुलिस थाना उस गरीब को कितना सीरियस लेता है ना। ये चीज हो रहा है ना। इन टर्न सोशल इंस्टीट्यूशंस व्हेन जस्टली ऑर्गेनाइज्ड प्रोवाइड अस with access to what is good for the person, both individually and in our association with others। Social justice also imposes on each of us a personal responsibility to work with others to design and continually perfect our institutions as tool। देखो ये कहने का क्या मतलब है, इतना सारा जो भाषण दिया हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब है कि एज अ पर्सन, बोथ इंडिविजुअली एंड एसोसिएशन, या तो ग्रुप में हम रह रहे हैं उनके साथ, ये हमें कुछ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, डिजाइन करवाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि आपको परफेक्ट बनाने में काम है, उसके लिए इंस्टीट्यूशंस देता है। सोशल जस्टिस अगर ना हो तो ये कुछ नहीं होगा, जो जिसको मन अगर इसकी लाठी उसकी मैच चल रहा है, तभी आप अपना पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट कर पाओगे। बात समझ में आया? सोशल डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट तभी कर पाओगे ना जब आपको एक्सेस मिलेगा हर चीज़ का। ये आपका सोशल जस्टिस है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है बस। इसके बाद साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, इसको और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। अगर आप लोग चाहते हो कि साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट तुरंत बन जाए तो तुरंत हमें बताना होगा। अब आप कहोगे सर ये वीडियो तो बस थोड़ी ही देर का है, ये यूनिट 3 तो आपने बड़ी जल्दी यहाँ से पढ़ा दिया। मेरे प्यारे बच्चों, आपको अभी डीपीएसपी पढ़ना है, फंडामेंटल राइट पढ़ना है, एक एक वीडियो आधे आधे घंटे की है, पंचायती राज की पूरी व्यवस्था पढ़नी है। इसका लिंक अलग अलग अगर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अदरवाइज पॉलिटी की प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूं, वहां से पूरा जा करके छांट करके आपको देखना पड़ेगा। पूरा प्लेलिस्ट आपके काम का है।
अब जो करेगा उसका सिलेबस कंप्लीट होगा, वही चीज़ें मैं रिपीट करके यहाँ पढ़ाऊँ कोई फ़ायदा नहीं है। उससे अच्छा होगा कि मैं अगले सेक्टर पे आपको दिखाऊँ, जाऊँ, पढ़वाऊँ। बात समझ में आ रही है? मॉक टेस्ट के लिए और स्टडी मटेरियल के लिए ज़रूर कॉन्टैक्ट करिए। थैंक यू सो मच।